मॉर्निंग क्लास 8 हमने चैप्टर 1 चैप्टर जो है कंप्लीट कर ली थी हिस्ट्री में। अब हमने शुरू की चैप्टर 1 सिविक्स का, जो इसका फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक से शुरू कर रहे हैं आज हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस किसे कहते हैं हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में हम याद कर लेंगे, रूल्स बुक। सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे इसे कि ये रूल्स बुक्स है। इस चैप्टर की पहली वीडियो आप देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, इसीलिए सबसे पहले पहला वीडियो देखेंगे चैप्टर 1 सिविक्स का, उसके बाद ये वीडियोस में जाएंगे। ठीक है, रूल्स बुक्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हमें बताया जाता है, रूल्स बुक्स है हमारा। तो ये रूल्स बुक्स इंडिया में बनी, किसने बनाया, कब बना, इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो है कि सबसे पहले जो मान लो इंडिया बहुत बड़ा है, उस समय भी बहुत बड़ा था। आज हमारे इंडिया में मान लेते कि इंडिया में जिस तरह से कि आज 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इंडिया देख लो, फीचर्स देख लेते हैं अगर हम आते हैं तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मान लो तो यहाँ पे कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है। तो 28 स्टेट, उस समय भी जितने स्टेट्स होंगे तो हर एरिया से वन 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 कैंडिडेट्स को चूज़ किया गया था। तो जो एरियाज़ को डिवाइड किया गया था इलेक्शन के लिए, तो ये एरिया जो डिवाइड किया किसके लिए, इलेक्शन के लिए, तो इस एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, एरिया को डिवाइड किया इलेक्शन के लिए तो उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस तरह से इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। तो एरिया इलेक्शंस चुनाव के लिए डिवाइड किया गया और इसी एरिया वाइज में सारे लोग खड़े हुए, एक एक कैंडिडेट्स, और ये सभी लोग खड़े होने के बाद जब चुने जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक असेंबली बनाएंगे और उस असेंबली का नाम दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम क्या होगा कि वो ये रूल्स बनाएंगे। किसके रूल्स बनाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशंस की रूल्स बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशंस की रूल्स बनाएंगे। ये असेंबली फॉर्म हो गई। तो इसका जो इलेक्शन था वो इलेक्शन कब हुआ था, इट वॉज ऑलरेडी हेल्ड इन द ईयर 1946। तो मतलब 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन उससे पीछे 1 ईयर पीछे 1946 में ही हमारे जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इलेक्शन कर लिया था। उन्हें पता था बस हम जीतने ही वाले, हमारी आज़ादी बस आने वाली है। तो उसने प्लानिंग शुरू कर दी थी और इन्होंने चुनाव कर लिया, इलेक्शन कर लिया। और उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसके बाद, तो जुलाई में इलेक्शन हो गया था, दिसंबर में फर्स्ट मीटिंग हुई और उसमें कितने मेंबर्स थे, टोटल 299 मेंबर्स थे। इस तरह से उसके मेंबर्स अपॉइंट कर लिए गए। फिर उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तो प्रेसिडेंट चूज़ किया गया, किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। फिर BR अम्बेडकर को बनाया गया चेयरमैन। चेयरमैन किसका बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो भी रूल्स बनेगी, जो रूल्स बन रही है, ठीक है, रूल्स बन रही है, उस पर डिबेट्स होगा, डिबेट्स होंगे, बहस चलेगी, से जो भी चीज़ें हैं उन सबको रिपोर्ट करना है, मतलब रिकॉर्ड में रखना है, रिकॉर्ड करते रहना है, हर चीज़ों का रिकॉर्ड करते रहना है। और इसी तरह से रिकॉर्ड करते करते वो क्या बन जाएगा, ये वो बुक बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को उसमें रिकॉर्ड रखना है। तो इस तरह से इस चीज़ों के लिए BR अम्बेडकर को चूज़ किया गया था एज अ चेयरपर्सन ऑफ दैट। तो इसी तरह से चेयरमैन पर्सन जो थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे BR अम्बेडकर। फिर असेंबली जो थी, रिप्रेजेंटेटिव जो उसको चूज़ किया गया था, तो उस बेस पे किया था कि हर एरिया से जो वो लेंगे तो वो एरिया वाइज भी लेंगे, हर रीजन से एक एक होना चाहिए, पॉलिटिक्स हर होना चाहिए, हर कम्युनिटी से, मतलब हर कम्युनिटीज़ से हो या हर रिलीजन से हो, ताकि ऐसा कोई भी एक कोना, कोई भी एक ऐसा एरिया ना छूट जाए जहाँ पे लगे लोगों को कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। तो सभी एरिया से सबको अपॉइंट किया गया था। और टोटल कितने मेंबर थे, 299 मेंबर्स थे जो वो बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे और हमारे लिए रूल्स बनाए थे। ठीक है, तो इसी तरह से द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बन के तैयार हुई। लगभग कितना समय लगा उसे, 3 इयर्स। और इसी तरह से उसके अंदर सभी लिखी गई है, क्लॉज लिखी गई है, डिबेट्स व जो भी चीज़ें सबको उसको एंट्री किया गया, किसमें, ड्राफ्टिंग कमिटीज़ के थ्रू। और ड्राफ्टिंग कमिटीज़ के चेयरपर्सन कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी का BR अम्बेडकर थे। तो यहाँ पे देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशंस जो थे वॉज फाइनली अडॉप्टेड। तो यहाँ पर जो थे वो अडॉप्ट हो गया, कब तैयार हो गई बन के, 9 नवंबर 26 19, ये गलत है बेटा, यहाँ पे आएगा 1949।
ठीक है, तो ये रॉन्ग है, ये 1949 है, इसको 49 ही करना, क्योंकि ये गलत हो गई है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। एंड इट वाज देन इम्प्लीमेंटेड। तो देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि तैयार तो हो गई, बन के कब हो गई बन के तैयार? बन के तैयार हो गई ये 1946, यहाँ पे वापस से मैं बताऊँ, 46 नहीं 1949 है, नवंबर 26 में हो गई थी, और लागू करवाया गया 1920 जनवरी 26 1950 में। तो मतलब बन के रेडी हो गया 26 नवंबर, और हमारे देश में इसको इम्प्लीमेंट करवाया जनवरी 26। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम फाइट कर रहे थे तो इन द ईयर 1929 में हमारे जो कांग्रेस लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट, एंड अदर लीडर्स जो थे, उन्होंने क्या किया, रेजोल्यूशन लिया था, कसम खाई थी कि अपने देश के लिए वो लड़ेंगे, और जब तक पूरी आज़ादी नहीं मिलेंगे, पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, तब तक ये रुकेंगे नहीं। और इसी तरह से उन्होंने, तो ये जो डिसीजन लिया गया था दैट वाज 1929, वो दिसंबर था, ठीक है, दिसंबर था। फिर उन्होंने फिर साथ में उन्होंने डिसाइड किया कि वो जनवरी को, दैट वाज जनवरी 26 जो है ये 26 जनवरी को वो क्या करेंगे, दे विल सेलिब्रेट एज द फर्स्ट, ऑब्ज़र्व करेंगे एज अ इंडिपेंडेंस डे। और इसी तरह से इन्होंने उस दिन को उन्होंने 26 जनवरी 1930 उन्होंने उनको सेलिब्रेट किया। तो इस दिन, इतना बड़ा दिन उन्होंने सेलिब्रेट किया जहाँ पे हम आज़ाद नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी सेलिब्रेट की थी, कसम खाई थी उस दिन को याद रखने के लिए, ताकि लोग उस दिन को याद रखें। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेकर्स ने 26 जनवरी को चूज़ किया टू सेलिब्रेट एज द रिपब्लिक डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रीएम्बल क्या है हमारा। प्रीएम्बल किसे बोलते हैं? प्रीएम्बल जो है, जैसे आप मान लो चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, चैप्टर्स के जो कंटेंट होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इजी याद रहना चाहिए, कंटेंट होता है, कंटेंट में होता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर्स के डिटेल्स होते हैं, हर चैप्टर्स के डिटेल्स होते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि चैप्टर्स में कितने, उस बुक में कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन सी चैप्टर्स हैं, उसके नाम्स क्या है। तो उससे टीचर्स को या आपको पता चल जाता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो उसी तरह से प्रीएम्बल्स में भी जो पहला पेज है, जिसमें उसकी वैल्यूज़ एंड उसकी आइडियोलॉजीज़ लिखी गई है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशंस की, उसे देख के समझ में आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर किस चीज़ों पे लिखा गया है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं प्रीएम्बल इज़ द कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। अब हम पढ़ते हैं कि पहले पेज में उन्होंने लिखा क्या है, किस तरह से बताया गया है। तो यहाँ पे देखो, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोज हियर that we the people of India having solemnly resolved to constitute sovereign, socialist, secular, democratic republic। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। अब यहाँ पे आता है जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय देना। तो न्याय सामाजिक तौर पे, सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में मिलना चाहिए। लिबर्टी, फ्रीडम, आज़ादी हर चीज़ों का, बोलने का, अपने विचारों को प्रकट करने का। इक्वलिटी, बराबर अधिकार सबको मिले, नौकरी जो मिली गवर्नमेंट तो सबको बराबर मिलेंगे। फ्रेटर्निटी, भाईचारा सब में बराबर होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं। इसी तरह से ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जिस तरह से लिखा गया है, देखो यहाँ पर कि वी आर द इंडियन पीपल्स ऑन 26 नवंबर 1949। ये देखो यहाँ पे डेट करेक्ट है, यहाँ पे 1949 मेंशन किया गया है। हमने अपने आप को अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गिव टू अवरसेल्फ, मतलब हमने अपने आप को ही, हमने क्या दिया अपने आप को, हमारा संविधान, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशंस दिया है। तो इसी तरह से वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या आता है? इसका मतलब ये होता है कि हमने, दिस इम्प्लाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, रूल्स बुक्स बनाए, किसने बनाया? जनता ने बनाया। किसके थ्रू? जनता ने। इनको बोला किसने था बनाने के लिए? जनता ने बोला था। और किसके लिए बनाया? जनता के लिए। तो इसी तरह से वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हेयर बाई इनैक्ट, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स। हमने बनाया, लागू करवाया और हमने अपने आप को ये सौंपा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इस लाइन का मीनिंग ये है। सोवरेन, हमारे देश के ऊपर कोई भी बाहर वाला कोई भी रूल नहीं कर रहा है। बाहर वाला मतलब जैसे दूसरे देश हम पर रूल नहीं कर रहे हैं। तीसरा है सोशलिस्ट, समाज में सभी को बराबर अधिकार दिया जाएगा, कोई किसी के साथ उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए देखा गया। फिर सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब क्या है? यहाँ पर सेक्युलर का मतलब आता है कि हर धर्म को बराबर अधिकार दिया गया है, कोई भी अपना धर्म चेंज करना चाहे, कोई भी
हमारे देश में किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, सारे धर्म को बराबर अधिकार है, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट इक्वल ट्रीट किया जाता है, और कोई भी चाहे तो अपना धर्म अगर चेंज करना चाहे तो वो भी अलाउ है। तो इसी तरह से हमारा देश सेक्युलर है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं डेमोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हमारा जो देश है, गवर्नमेंट जो है वो किसने बनाया? गवर्नमेंट बनाया, जनता ने बनाया, और चला कौन रहा? जनता, इलेक्शन के थ्रू। इसी तरह रिपब्लिक मतलब जैसे अभी हमने कहा कि हमारे यहाँ पर हेरिडेटरी, जैसे किंग होता है, किंग्स का बेटा किंग होता है, उसके बाद उसका बेटा किंग होता है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला जाता है तो उसको बोलते हैं हेरिडिटरी। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कौन रूल कर रहा है? जनता रूल कर रही है, जनता ने उसको चूज़ किया था और वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है। और इसी तरह से जो हेड होता है वो हमारा प्रेसिडेंट है। जस्टिस, न्याय, सभी को न्याय जो है बराबर मिलेंगे, इक्वल कानून के नज़र में, भले वो अमीर हो गरीब हो, अगर गुनाह करते हैं, क्राइम करते हैं तो रिच को भी पनिशमेंट मिलेगा, या फिर बहुत पॉपुलर इंसान हो उसको भी पनिशमेंट मिल सकता है। लिबर्टी एंड इक्वलिटी, आज़ादी, जैसे मैंने कहा फ्रीडम टू एक्सप्रेस, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रोग्रेस, आगे बढ़ना है देश में, आगे जॉब हो, कोई भी लाइन में हो तो आपको बराबर अधिकार दिया जाएगा, आपके पास टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? भाईचारा। अगर हम भाईचारा में अगर मेल जोल के रहेंगे तो देश पीछे कभी भी नहीं रहेगा, आगे रहेगा। तो इसी तरह से जो है हमारा देश आगे जा सकता है और हम आगे कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटा ये जो है टॉपिक, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसको आप बार बार देखोगे स्लाइड्स में, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करोगे तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी है अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, तो इसे अच्छे से ध्यान से देखो, रीड आउट करो, पढ़ो, समझो, और फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। टिल देन टेक केयर।